नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में 12 और सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और इसके साथ मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस पार्टी पहले 9 और अब 12 यानी कुल 21 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 उम्मीदवार अब तक घोषित किए हैं। अभी भी इंदौर, गुना, विदिशा, ग्वालियर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी सामने नहीं आए। इन सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित अब तक नहीं किया। सवाल ये कि बीजेपी कब अपने बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। कांग्रेस अब सबसे मजबूत सीटों से सस्पेंस खत्म करने की दिशा में कब तक आगे बढ़ पाई, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे समीकरण बन रहे हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों की सूची के साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। कांग्रेस ने अब तक 21 और बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, मगर अब भी कांग्रेस की कई बड़ी सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने गढ़ में अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हमने अभी 21 नाम हमारे घोषित कर दिए, 8 नाम बाकी हैं। अभी भाजपा के बहुत सारे नाम आना बाकी। ये एक रणनीति का हिस्सा है। बाकी इन नामों पे कोई पेच फंसा हुआ है या सीटों पे कोई पेच फंसा हुआ है या हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी इजी सीटें हैं और ये हमारी जीतने वाली सीटें हैं। तो एक कोई रणनीति के तहत कि उसके आसपास की सीटों में कौन उम्मीदवार हो, यहाँ कौन हो, उसके तहत रोकी गई है। बाकी इन सीटों पर कोई पेच वाली बात नहीं। अभी नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल में लगभग 20 दिन हैं। मुझे लगता है इतनी जल्दी भी किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे दूसरे कार्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दोनों जो हैं लगातार पूरे देश में संबोधन के लिए निकले हुए। जब भी उनको थोड़ी फुर्सत मिलेगी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विचार करेंगे। कांग्रेस ने जबलपुर, छिंदवाड़ा जैसे सीटों पर सेफ चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं कई सीटों पर नए चेहरों को मौका भी दिया है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है, तो वहीं जबलपुर से बीजेपी के राकेश सिंह के सामने कांग्रेस ने विवेक तन्खा को उतारा है। इन टिकट वितरण से साफ है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का होगा। मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है, तो ग्वालियर, गुना, विदिशा, धार, इंदौर से दोनों ही दलों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बहरहाल प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार आने के बाद साफ है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा होने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो नई लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। कांग्रेस के अब 21 प्रत्याशी प्रदेश के सामने हैं। 8 चेहरे उनको अभी भी तय करने हैं, फिक्स करने। और इधर बीजेपी की बात करें तो 18 उम्मीदवार उन्होंने तय कर लिए, 11 चेहरे अभी इन्हें भी तय करने हैं। और इनमें से 5 ऐसी सीटें जिस पर ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस पार्टी उसने पत्ते खोले हैं। शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों ही दल हैं। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज उमाशंकर गुप्ता जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जुड़ चुके हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका मंच के ऊपर। कांग्रेस पार्टी की अगर आपने रिएक्शन देखी होगी गुप्ता जी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ना भोपाल और ना किसी मजबूत सीट पर जहां कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा है बीजेपी तय नहीं कर पा रही। वो यहां तक कहते हैं कि भगदड़ मची है, हार से अभी भी उबर नहीं पाई बीजेपी, ये उनका आरोप है। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत गलतफहमी में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े आत्मविश्वास के साथ लड़ रही है। कांग्रेस के साथियों को यह समझ में नहीं आ सकता, बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ उम्मीदवार का इंतजार नहीं किया जाता चुनाव के काम के लिए। कांग्रेस में उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनके समर्थक काम में लगते हैं, तब चुनाव कार्य शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रबंधन की टीम अलग होती है, उम्मीदवार की नाम खाली रहता है और ये सारी व्यवस्था में टीम मध्य प्रदेश में सभी 29 सीट
सीटों पर सक्रियता से काम कर रही है, जनसंपर्क कर रही है, चुनाव प्रबंधन में लगी हुई है। जहां जहां उम्मीदवार तय होते जाते हैं उसका नाम और लिखते जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक उत्सुकता जरूर हो सकती है, लेकिन कहां कब कौन उम्मीदवार घोषित होगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमेशा मानते हैं कि हमारे तो सभी उम्मीदवार तय हैं और वो है कमल का फूल। लेकिन इंदौर में आप तय नहीं कर पा रहे हैं, विदिशा में आप घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर और विदिशा दोनों जगह से आपके दो बहुत ही कद्दावर नेता हैं। ये बीजेपी के बारे में कांग्रेस पार्टी का भी इस बार कहना है कि हम मैनिफेस्टो ला चुके हैं, हम चेहरे ला चुके हैं। जो बीजेपी हम पर चेहरों को लेकर प्रहार करती थी कि चेहरा तो सामने लाइए, अब वो खुद मैदान में अपने चेहरे तय नहीं कर पा रही। भोपाल से कोई तैयार नहीं हो पा रहा। नहीं, हमारे चेहरा तो बड़ा साफ है, नरेंद्र मोदी जी का। आखिर कांग्रेस तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये चेहरे की बात हो रही है। उम्मीदवार सेकेंडरी होता है और उम्मीदवार हमने भी तय कर दिए 18, कांग्रेस ने 12 किए थे, आज 9 ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चिंतन करती है, मंथन करती है, उसके आधार पर घोषित करती है। तो कौन कब घोषित कर रहा है ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जो चुनाव भी होते हैं वो पार्टी की नीतियां, पार्टी के नेतृत्व, ये उसमें प्रमुख होता है। उम्मीदवार का, व्यक्ति का अपना महत्व बहुत कम होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है, जिससे आप सहमत होंगे। और इसलिए उम्मीदवार कहां कब कौन पार्टी कब डिक्लेयर कर रही है, मैं सोचता हूं कि कोई ना चिंता का विषय है। ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता या जनता के लिए उतना नहीं होता, क्योंकि पार्टी देखती है जनता, वोटर, और पार्टी की नीतियां देखता है। चलिए, लेकिन एक बात ये भी तो गुप्ता जी तय है कि यहाँ जब तक आप चेहरा सामने नहीं लाएंगे, कैंडिडेट सामने नहीं लाएंगे, तब तक उसकी सक्रियता, उसका अपने इलाके में पहुंचना, उसको लेकर के आप कैसे और क्या एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे जनता के बीच जाकर। चलिए, एक बार फिर से हम दर्शकों को ये बात बता दे रहे हैं कि किस तरह से मुकाबले सामने आए हैं इन चेहरों के बाद में। जिन चेहरों को आज घोषित किया, इसमें सागर से प्रभु सिंह ठाकुर का नाम है, दमोह से प्रताप सिंह लोधी का नाम है, सतना से राजा राम त्रिपाठी का नाम है, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी का नाम है, सीधी से अजय सिंह राहुल, जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल मरावी का, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का, देवास से प्रहलाद टिपानिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवी, खरगोन से डॉक्टर गोविंद और साथ में खंडवा से अरुण यादव। तो ये जो हाई प्रोफाइल और बड़े मुकाबले हैं, इनके तरफ भी सारा प्रदेश देख रहा है। कुछ बड़े हाई प्रोफाइल मुकाबले बन चुके हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवि सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं उमाशंकर गुप्ता जी के साथ में। रवि जी, आपका भी मंच पर स्वागत है। कांग्रेस पार्टी को अभी अपने 8 चेहरे और तय करने हैं। बीजेपी की तैयारी के आगे कांग्रेस की तैयारी को कैसे देखते हैं? क्योंकि गुप्ता जी कह रहे थे कि चेहरे बीजेपी में चुनाव नहीं लड़ते, चेहरा तो वहां केवल एक है, मोदी जी का। आप कितने चेहरे तय कर लें, उनकी अपनी तैयारी जारी है। देखिए, इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती कि एक इतने वरिष्ठतम जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, अगर विधायक भी रहे हैं, कई बार महापौर भी रहे हैं, अगर वो ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मुखौटा मोदी जी का लगा के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती है। जबकि चुनाव विचारधारा पे लड़े जाते हैं, कैंडिडेट पे लड़े जाते हैं, और ये देख के लड़ा जाता है कि इस व्यक्ति में कितनी काबिलियत है। उमाशंकर जी में काबिलियत होगी तभी लोगों ने इनको विधायक बनाया, और जब इन्होंने अपने आप को डिलीवर नहीं किया तो जनता ने इनको हरा भी दिया। तो उस समय मोदी जी का या शिवराज जी का चेहरा लगा के बैठे थे, तब तो जनता ने जिताया नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। हाँ, हमको ये बात देखना चाहिए कि आप किन नीतियों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपका घोषणा पत्र क्या है, उस पर आपने क्या कहा है, और आपने जब पुराना घोषणा पत्र 2014 में जो आपने जारी किया था एंड टाइम पर, उसमें आपने जो वादे किए थे उसमें से आपने कितने पूरे किए। आपने 15 लाख देने की बात की थी, वो आप दे नहीं पाए। आपने बात की थी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की, वो आप कर नहीं पाए। 100 दिन के अंदर आपने कहा था कि अगर काला धन नहीं लाऊं तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना, तो अब 5 साल में तो 10-15 बार फांसी पे चढ़ चुके होते वो। तो आज आपने डिलीवर कुछ किया नहीं है। आज इतिहास में भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जीडीपी हमारी गिरी हुई है,
आर्थिक रूप से हमारी पूरी बदहाली है। रवि सक्सेना जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। छोटा व्यापारी जो है और जो हमारा छोटा दुकानदार है आज वो त्राही त्राही कर रहा है, पैसे को मोहताज है। लेता हूं मैं, नोटबंदी ने उसकी पूरी शक्ति को समाप्त कर दिया है। एक अंतिम बात कर रहा हूं, और आज किसान इस देश का सबसे ज्यादा बदहाली में है। उसको बीमे के नाम पर दोनों हाथों से लूट लिया और उसको पैसा कुछ दिया नहीं। जो मोदी जी के मित्र कंपनियां थी उनने 10,000 करोड़ रुपया किसान की जेब से निकाल लिया और उसको 2,000 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। इन बातों को मोदी जी को ठीक है साहब, आप जरा उत्तर ले, जवाब देना पड़ेगा। उत्तर ले लूं वरना टाइम नहीं है कि आप फोटा लगा के आ जाएंगे, मिल पाएगा आपको। गुप्ता जी उत्तर दें आरोपों का। पाठक जी, रवि जी शायद पहले पूरी बात मेरी नहीं सुन पाए, थोड़ा देर से आए वो। मैंने पहले ये कहा कि 90% किसी भी पार्टी का वोट पार्टी और पार्टी की नीतियां उसके आधार पर मिलता है, नेतृत्व के आधार पर मिलता है। व्यक्ति के मुखटे, व्यक्ति का व्यक्तित्व पे 5-10% वोट मिलता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा तो देश का नेता भी तय है। रवि जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और जहां मुखटे की नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, आपका तो एक ही खानदान शुरू से चल रहा है और दो पंडित अब बीच में नहीं बोले। रवि सक्सेना जी, पूरा शांति से सुनता हूं, सुनो नहीं तो आप भी नहीं बोल पाओगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से वही बात कह रहे हैं, वही नारा है, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। और आज क्या हालत है? आपने कहा 15 लाख मोदी जी ने, अरे 2.5 लाख मकान के लिए दिए। गैस की टंकी दे रहे हैं, फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। अभी किसानों की आपने बात की, किसानों को धोखा दिया आपने मध्य प्रदेश में। 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ। काला फार्म, लाल फार्म, नीला फार्म, इसी में टाइम गुजार दिया आपने, आचार संहिता लगा दी है। आपने कहा कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवान स्वाभिमान योजना शुरू की, ट्रेनिंग दी MP लड़कों को, और अब उनसे कह रहे हैं कि आप ढोर चराइए, आप जाकर ब्यूटी पार्लर में काम करिए। वो हंगामा कर रहे हैं। ये जो छलावा कांग्रेस शुरू से करती रही है उसका खमियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और ये बात ठीक है कि आज ये लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव देश के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। कैसी देश की विदेश नीति हो, कैसे राष्ट्रवाद की आज जो बात है, आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें देशद्रोह की धारा खत्म करने की बात की है, 370 में कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसकी बात की है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले की बात कर रहे हैं। इस पर भी जनता विचार करेगी। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में जनता के सामने किया, सामने, और उन्हीं बातों को लेकर हम जाएंगे। आप चुनाव के दौर में फॉलो करते होंगे, चुनाव के दौर में आप फॉलो करते होंगे IBS 24 की डिबेट को। हम लोग मुद्दों पर भी भरपूर बात करते हैं। आज हम उन चेहरों की बात करते हैं जो चेहरे आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपकी रणनीति है, आप वेट एंड वॉच में हैं, या वहां से जिनको आप लड़ाना चाहते हैं वो तैयार नहीं हो पा रहे? आज हम इसके ऊपर आ रहे थे। आपने एक सवाल पूछा चेहरे के रिगार्डिंग, पहले उसका जवाब लेता हूं। रवि सक्सेना जी, अगर आपकी सरकार बनती कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बताती कांग्रेस पार्टी? बार बार यह मुद्दा बनाया जाता बीजेपी के द्वारा। देखिए, बीजेपी के पास इस बात को करने के अलावा कुछ है नहीं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। इनने कहा हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, आपका चेहरा कौन? जनता ने धाराशाही कर दिया। 24 घंटे में हमने तीनों स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री बना दिए और इनके तीनों मुख्यमंत्री धाराशाही हो गए। कहां गए? खेत हो गए, मालूम नहीं पड़ रहा किधर चले गए। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे मुख्यमंत्री जी तक चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अरे जिस दिन नंबर आएगा 1 मिनट नहीं लगेगा। मनमोहन सिंह जी बने थे कि नहीं बने थे? क्या मनमोहन सिंह जी के नाम पे हमने चुनाव लड़ा था? क्या नहीं लड़ा। पर देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री वो साबित हुए। दुनिया की महान आर्थिक शक्ति उन्होंने बना की थी। तो आप इस तरह की बातें करके लोगों को भुलावा और छलावा में मत डालिए कि हमारे पास तो एक बड़ा प्रधानमंत्री का चेहरा है। अरे आपके पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा अडवाणी जी थे, फिर आपने अटल जी को क्यों बना दिया था? 2 सीट की पार्टी थी, अडवाणी जी लेके आए थे। ठीक है, 200 सीट तक आपको जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो आपने अडवाणी जी को दरकिनार कर दिया। और अब तो उनकी ऐसी दुर्दशा की है कि उनसे ना रोते बनता है ना हंसते बनता है।
ठीक है, चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तो उमाशंकर गुप्ता जी एक जिम्मेदार नेता है, उन्होंने की है कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर बेस होकर लड़े जाते हैं। चूंकि देश का चुनाव है तो देश के मुद्दों के ऊपर बात होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा उन मुद्दों को भी छुएंगे, हालांकि हम प्रतिदिन उन मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन साथ में भोपाल में क्या दिक्कत है, इंदौर में क्या समस्या है, क्यों नहीं हम वहां पे चेहरे फिक्स कर पा रहे हैं, इसका जवाब भी लूंगा, क्योंकि आज का हमारा प्रमुख विषय ही है कि इन चेहरों को फिक्स करने में दिक्कत है, इन चेहरों को तय करते समय अंदर की कुछ परेशानियां हैं या वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। उमाशंकर जी, अब एक सीधा सवाल, आपने बहुत अच्छी बात की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद में भी सक्रिय रहती, तैयार रहती है, लेकिन अब की बार पूरे चुनाव में ऑब्जर्व इस तरह से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी में डिफरेंस थी, जो अलग थी, जो आगे चलती थी, वो हमेशा वेट एंड वॉच या थोड़ा पीछे दिखाई पड़ रही। कैंडिडेट डिक्लेयर करना हो, अपना घोषणा पत्र जारी करना हो, हर मामले में थोड़ा पीछे। केवल एक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर क्या चुनाव में जाने की रणनीति है बीजेपी की? नहीं, आप मेरे ख्याल से आप हमारे नेताओं के भाषण सुन रहे होंगे, रोज रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शिवराज सिंह चौहान जी या अन्य हमारे राजनाथ सिंह जी, और उसमें सब मुद्दों पर बात हो रही है। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, लेकिन बाकी मुद्दों पर भी बात हो रही है। और केवल घोषणा पत्र जारी करने का इंतजार किए बिना भी चुनाव प्रचार होता है। घोषणा पत्र का हमारा पहले से तय है कि हम कब जारी करेंगे, कौन पीछे करता है पहले करता है, इसका एक कहना कि कोई आगे पिछड़ गए, चाहे कोई भी पार्टी करे, मैं नहीं मानता। अब कांग्रेस के भी उम्मीदवार मान लीजिए आज डिक्लेयर हो गए और इसलिए उनके थोड़े ज्यादा हो गए, बीजेपी पहले 18 कर चुकी, हम कांग्रेस से भी कहें कि वो पिछड़ गई। मैं सोचता हूं कि ये कोई विषय होता नहीं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चलिए हम कब तक उम्मीद करें, आप जिम्मेदार नेता हैं, हम कब तक उम्मीद करें, इलाके की जनता कब तक उम्मीद करे कि वो किसको चुनने वाली है? पार्टियों के आधार पर, सिर्फ पार्टियों को जनता कहना भी उतना सही नहीं होगा ना, चुने कैंडिडेट ही जाते हैं। नहीं, कैंडिडेट भी सामने आ जाएंगे और कैंडिडेट भी उन्हीं में से होंगे जो उनके बीच में ही है, जो काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई पैरासूट से कैंडिडेट नहीं उतरता, कैंडिडेट भी उसी क्षेत्र में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता होता है। और जैसे ही तय होगा, आज हो सकता आज ही लिस्ट आ जाए, कल लिस्ट आ जाए, मध्य प्रदेश पर जैसे ही विचार शुरू होगा लिस्ट आ जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है ना, जनता के लिए मुद्दा है। भोपाल में आप तय नहीं कर पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने के बाद सबने बहुत दावा किया और कई बार बहुत हल्के स्तर पे ये दावा किया गया कि हमारे यहाँ का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनसे लड़के जीत लेगा, लेकिन आपके यहाँ कैडर बेस पार्टी में वो सामान्य कार्यकर्ता भी सामने नहीं आ पाए। देखिए, अब टिकट तय करना है ना, अरे आ जाएंगे, कोई भी लड़ लेगा जी, ये आपकी गलतफहमी है जी, ये आपकी उत्सुकता है जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है, बिल्कुल आप इसे उत्सुकता कह सकते हैं। और इतने बड़े दल के, इतनी बड़ी सीट के कैंडिडेट के लिए उत्सुकता होना बहुत लाजमी है गुप्ता जी, ये आपके लिए अच्छा संकेत है कि लोग आपके प्रति अभी भी उत्सुकता रखते हैं। हाँ, तो और ये उत्सुकता बरकरार रहे। अभी कोई नाम है रवि जी, अभी कोई नॉमिनेशन नहीं, आपका ये उत्सुकता पाठक जी उत्सुक नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है कि भोपाल जैसे शहर में, जिसमें कि ये दावा किया जाता था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम तो किसी के भी सर पे कमल बांध देंगे और वो जीत के आ जाएगा, तो कोई वो सेहरा बांधने को ही तैयार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को बोलो तो वो दुम दबा के भागते हैं, शिवराज जी को बोलो तो वो पतली गली से निकल जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को बोलते तो वो अपनी सीटी बदल के ग्वालियर से मुरैना चले जाते हैं। और यहाँ के जो नेता है उनकी तो हालत आप देख ही रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति है। बाबूलाल गौर साहब ने भी बोल दिया मैं नहीं लड़ने वाला लोकसभा चुनाव, तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है दिग्विजय सिंह जी के सामने। इतनी घबराहट, इतनी, मैं समझता हूं कि हैपाजार्ड आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा। इतना डर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से सामने आने में कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं बची है, जिसके बाद कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और यही हाल उनका जबलपुर में हुआ था, तब जबलपुर में, अभी हम जबलपुर में कह रहा हूं, इंदौर में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हर जगह आप जिन सीटों पे बोलते हैं कि हम तो किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, तो अब वहां पे ताई है, ताई को टिकट नहीं देना है आपको, तो ताई को कब तक आप अपमानित करते रहोगे लगातार? भाई कब तक वो उहापोह की स्थिति में रहेंगी? या तो उनको साफ मना कर दीजिए कि ताई अब आप नहीं लड़ेंगी,
8 बार की सांसद रह चुकी है, लोकसभा की आप अध्यक्ष हैं, अब आपको हम नहीं करेंगे। जैसे हमने अडवाणी जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, मुरली मनोहर जी को भेज दिया, अब आप भी जाइए। ठीक है गुप्ता जी, आप भी मार्गदर्शन मंडल में बैठिए, आप करिए तो। और जनता देखिए, रवि सक्सेना जी अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी की चिंता नहीं करें, अपनी पार्टी को संभाल लें कि आखिर क्यों नहीं सुरेश पचौरी को टिकट दे रहे हो, आखिर और दो नेता है उनको क्यों नहीं दे रहे हो। ये पार्टी की अपनी नीतियां होती हैं और पार्टी चिंता करेगी, हम अपनी पार्टी की चिंता करें। आपने जबलपुर में अभी तक घोषित क्यों नहीं किया था? कर दिया ना, अब आज किया ना, 8 दिन पहले बीजेपी कर चुकी। तो ये मेरा कहना है कि ये सोच राकेश जी के मुकाबले का लाना पड़ेगा ना सर। रवि जी फिर बीच में बोलना, मैं एक साथ सवाल पूछा, आपको जब मौका मिले सवाल जा रही है, लोग देख रहे हैं आपको जी। आप जब आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप, मेरा आग्रह है कि आप जब देंगे, नहीं तो बीच में बोलना शुरू किया तो कोई बात नहीं। जी गुप्ता जी कंटिन्यू रखें। इसलिए मेरा कहना है कि जब जो तय कर रहा है, अब इंदौर में कब तय हो जाएगा, भोपाल में है जी, तो मेरा आग्रह है कि हमने पहले 18 तय कर दिए थे, आपने 12 ही किए थे, उसका फिर क्या जवाब है, क्यों नहीं किए थे? और कोई भी खड़ा हो जाएगा भोपाल में, क्या बात कर दी आपने? खुला ऑफर है पार्टी के सामने कि कोई भी खड़ा हो जाएगा और दिग्विजय सिंह को हराएंगे। 23 मई को आप देख लेना, मैं यहाँ बोलकर जा रहा हूँ आपके सामने, और 23 मई को फिर मिलूंगा। दिग्विजय सिंह जी को जनता भूली नहीं है भोपाल की, 29,000 संविदा कर्मचारी के परिवारों को हुक्का मार दिया। चलिए रवि जी, एक सवाल रवि जी के लिए भी है। वोट नहीं चाहिए, गुना से आप भी तय नहीं कर पाए, अभी तक नाम सामने नहीं आ पाया, मेरा ये कहना है कि ऑब्वियस नाम किनका है ये सारा प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं तय किया? इसके बाद भी वहां पे तय नहीं कर पा रहे, कुछ दुविधा है वहां कांग्रेस पार्टी को, थोड़ी चिंता आपकी भी कर लेते हैं। देखिए वहां पे कुछ हमारी स्ट्रेटेजिकली, अभी हमारी एक स्ट्रेटेजिकली हमारी एक योजना है, उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं और इसीलिए नई नाम डिक्लेयर हुआ है। पर अगर आप देख लें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं विगत 1 महीने से, वैसे तो पूरे साल काम करते हैं, वो पूरे 5 साल काम करते हैं, पर अभी लगातार सक्रिय हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर कुछ स्ट्रेटेजिकली हम लोगों की कुछ योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं, अगर उसका 2-3 दिन में आपको पटाक्षेप हो जाएगा। अगर आप देखें तो हमने भिंड मुरैना में भी अभी नहीं दिया है टिकट, और ग्वालियर में भी टिकट नहीं दिया है। वो चंबल के बारे में हमारी कुछ योजना है पार्टी की, और राहुल गांधी जी की कुछ योजना है, उस पर काम चल रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं पुनीत जी, अगर आज की आप अगर लिस्ट देखें तो 5 ऐसे बंदों को टिकट मिला है, ऐसे उम्मीदवार बनाए गए हैं जिनका नाम बहुत कम सुना गया था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पर आप देखें, मैंने आपके चैनल पे मैं अभी 2-3 दिन पहले आया था, तब भी मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी का अपना सर्वे है और उस सर्वे के हिसाब से वो टिकट दे रहे हैं। आज 5 लोगों को, नए युवाओं को हमने टिकट दिया है। पहले भी हमने जो नो की लिस्ट थी उसमें भी 2 युवाओं को टिकट दिया था हमने, बैतूल से और होशंगाबाद से। तो चलिए ठीक है साहब, गुप्ता जी और सक्सेना जी, 5 सीटें हमने भी बताई, धार, इंदौर, विदिशा, ग्वालियर, गुना। इन सीटों पर अभी ये स्ट्रेटेजी है, ये अंदर की कोई परेशानी है, या ये कहें कि अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, विरोधियों को देख रहे हैं, सामने कौन उतरेगा इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि मुद्दों पर भले ही चुनाव लड़े जाएं अथवा ना लड़े जाएं, चर्चा चेहरों की होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे वे चेहरे हों जो आपस में आमने सामने आकर लड़ेंगे। देखना होगा भोपाल में कौन चेहरा सामने आता है और कितनी बड़ी जीत या हार का अंतर दिखता है, और इंदौर का क्या हाल होता है, ग्वालियर का क्या हाल होता है, सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।